मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसलों से उड़ान होती है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आया हूँ। ठीक है, आप लोग जान रहे हैं कि मैं आजकल जो हमारा वीडियो अपलोड हो रहा है मानव रोग एवं स्वास्थ्य चैप्टर से लिया गया है और यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। ठीक है, तो आज इन्हीं टॉपिक से लिया गया एक हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है मलेरिया रोग। जानते हैं कि भारत में ज़्यादातर लगभग 90% लोग जो है मलेरिया रोग से पीड़ित होते हैं। और यह मलेरिया रोग कैसे फैलते हैं, इसके क्या क्या कारण हैं, ठीक है, और इस मलेरिया रोग से बचने के हम क्या क्या उपाय हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक विनम्र रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग यदि हमारे चैनल बी के बायो टीच को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अक्सर घर में सीजन बाय सीजन यह रोगों से लोगों पीड़ित होते हैं। तो इनसे बचने के क्या उपाय हैं, इससे कैसे बचे जा सकते हैं, ठीक है, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करें जब मलेरिया रोग से ग्रसित हो जाएं, तो इन सभी टॉपिक के बारे में हम आप लोगों के बीच डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप कीजिएगा। यदि पूरा वीडियो देखते तो आपको अच्छी तरह से इसके बारे में जानकारी होगा और आप इस रोगों से बच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है मलेरिया रोग। ठीक है, यह रोग परजीवी प्लाज्मोडियम के द्वारा होने वाला संक्रामक रोग है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया, सबसे पहले मलेरिया रोग जो होता है परजीवी और प्लाज्मोडियम, इन दोनों के बारे में बताया। परजीवी मतलब होता है कोई एक जीव जो किसी दूसरे जीवों के साथ रह के या किसी दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, तो उस रोग को जीव को परजीवी कहते हैं। मतलब किसी एक जीव किसी दूसरे, जैसे मान लीजिए हम आप पर डिपेंड है, आप हमें भोजन दे रहे हैं तो हम आपका क्या हो गए, परजीवी। ठीक है, तो मलेरिया रोग भी जो है प्लाज्मोडियम परजीवी जो है इसका है, यह परजीवी है और इस परजीवी क्या नाम है, प्लाज्मोडियम। तो मुख्य रूप से मलेरिया रोग जो होते हैं प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है और यह कैसा रोग है, संक्रामक रोग। अब संक्रामक रोग बोलते हैं वैसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाते हैं तो उसे संक्रामक रोग कहते हैं, या एक जीव से दूसरे जीव में जो रोग संक्रामित होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, उस रोग को संक्रामक रोग कहते हैं। तो मलेरिया रोग भी क्या है, संक्रामक रोग है। ठीक है, यह परजीवी मनुष्य के यकृत एवं लाल रुधिर में तथा मादा एनोफिलीज मच्छर के आमाशय में विभाजित होकर वृद्धि करता है। अब देखिए बोल रहा है कि परजीवी प्लाज्मोडियम जो है यह इसके दो मुख्य रूप से दो जीवों के शरीर में वृद्धि करता है। मतलब इसके दो मुख्य पोषक हुए जिसमें वह भोजन पाकर वह वृद्धि करता है। एक मनुष्य के यकृत हुआ और लाल रुधिर कणिका, तथा दूसरा मादा एनोफिलीज मच्छर जो है उसके आमाशय में जाकर मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है वह वृद्धि करता है। जब संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर किसी मनुष्य को काटती है तब उसकी लार के साथ यह परजीवी मनुष्य के रुधिर में चले जाते हैं। मतलब बोला कि जब यह मच्छर या प्लाज्मोडियम मादा एनोफिलीज मच्छर जो मच्छर हैं उसके आमाशय में यह वृद्धि करते हैं। अब जब वही मच्छर किसी पुरुष या व्यक्ति को काटता है, ठीक है, तो उसके लार की सहायता से उस व्यक्ति के रुधिर में चले आते हैं। ठीक है, तो वह व्यक्ति क्या होता है, मलेरिया रोग से पीड़ित हो जाते हैं। तो ये था कारण कि कैसे मलेरिया रोग होते हैं। आगे हम देखेंगे कि जो प्लाज्मोडियम है यह किस तरह से मनुष्य के यकृत में या मनुष्य के रक्त में तथा आमाशय के शरीर में इसका विकास होता है, क्योंकि आगे इसी टॉपिक में हम लिए हुए हैं कि प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र क्या है और इसके जीवन चक्र के लिए किन किन दो पोषकों की जरूरत था उसके बारे में पूरा चक्र के साथ लेकर आया। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करें। ठीक है, अभी हम देखें कि मलेरिया रोग कैसे होते हैं, कारण क्या है। तो इसका कारण मुख्य रूप से क्या है, प्लाज्मोडियम है। ठीक है, और इसका वृद्धि जो है फैलते कैसे, तो मादा एनोफिलीज मच्छर जब किसी मनुष्य को काटता है तो उसकी लार के साथ यह परजीवी मनुष्य के रुधिर में चला जाता है। आगे देखिए,
मलेरिया रोग प्रोटोजुआ परजीवी प्लाज्मोडियम के विभिन्न प्रजातियों के द्वारा होने वाले। अब जो मलेरिया रोग है वह प्रोटोजुआ एक जाति है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम की जो कई प्रजाति, उन प्रजातियों के द्वारा, प्लाज्मोडियम के विभिन्न प्रजातियों के द्वारा मलेरिया रोग होते हैं। तो इसके विभिन्न प्रजाति कौन कौन हैं उसके बारे में जानते हैं। इसके मुख्य रूप से 4 विभिन्न प्रजाति है जिसके द्वारा मलेरिया रोग उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रजाति है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। सबसे पहला प्रजाति क्या है? प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। दूसरा इसका जो प्रजाति है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ठीक है। तीसरा जो इसकी प्रजाति है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ठीक है। चौथा जिसको प्रजाति है प्लाज्मोडियम ओवली। ये 4 प्रजाति हैं प्लाज्मोडियम के जिसके कारण जो है मलेरिया रोग होते हैं। अब एक एक करके देखते हैं कि बाइवेक्स के कारण कौन सा रोग होते हैं, किस प्रकार का, मलेरिया के किस प्रकार, फैल्सीफेरा के द्वारा क्या होता है, ओवले के द्वारा क्या होते हैं। तो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स यदि प्रोटोजुआ मनुष्य के शरीर में आ जाते हैं तो इनके द्वारा जो बिनाइन टर्सियन बुखार होता है, यह एक प्रकार का बुखार है बिनाइन टर्सियन। इस बुखार में क्या होता है कि हर 48 घंटा में बुखार जो है वापस आ जाता है, अर्थात मतलब तीसरे दिन, जैसे मान लें आज बुखार छूट गया, ठीक है, फिर तीसरे दिन यह बुखार वापस आएंगे। तो इस तरह के बुखार को बोला गया बिनाइन टर्सियन बुखार, जो कि प्लाज्मोडियम बाइवेक्स के द्वारा था। यदि प्लाज्मोडियम बाइवेक्स हमारे शरीर में प्रवेश कर गए तो छूटने के बाद हर तीसरे दिन जो है यह बुखार बार बार आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए डॉक्टर जो है इस कोई भी मलेरिया के बुखार में कम से कम 3 दिन तक दवा खाने का दें ताकि 3 दिन तक में इसकी प्रोटोजुआ प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो जाए। दूसरा जो रोग है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, इसके कारण क्वार्टजन बुखार होता है जो हर 72 घंटे में पुनः चौथे दिन आ जाता है। मतलब जब प्लाज्मोडियम मलेरियाई आ जाएगा शरीर में तो इसके कारण 72 घंटे में छूटने के बाद पुनः आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह के भी बीमारी में जो है डॉक्टर लगभग 1 सप्ताह तक बोलते हैं कि दवाई का सेवन करते रहिए, छूटने के 2 दिन बाद तक खाते रहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा बुखार क्या होता है, 3 छूट गया, लगता है हम लोग सोचते हैं कि 3 दिन में अब खत्म हो गया बुखार नहीं का, चौथे दिन फिर क्या होता है बुखार आ जाते हैं। तो यह बुखार आने मतलब मलेरियाई एक जो प्लाज्मोडियम है उसके द्वारा होते हैं। तीसरा जो इसका प्रजाति है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, इसके कारण जो रोग होते हैं मैलिग्नेंट बुखार होता है जो अनियमित रूप से होता है, जैसे आज छूट गया, फिर कल हो गया, फिर परसों छूट गया, फिर तरसों हो गया, मतलब अनियमित रूप से कभी आता है, कभी जाता है, कभी आता जाता है। तो इसका बुखार जब आपको महसूस हो तो समझ जाइए कि आपके शरीर में जो प्लाज्मोडियम है फैल्सीफेरम है, तो इसके कारण जो मैलिग्नेंट बुखार होते हैं जो अनियमित रूप से होता है। चौथा जो इसकी प्रजाति है प्लाज्मोडियम ओवले, प्लाज्मोडियम ओवले। अब इसके कारण जो बुखार होते हैं वह भी हर 48 घंटे में पुनः वापस आ जाते हैं, मतलब हर 48 घंटा में 2 दिन के बाद तीसरे दिन या पुनः क्या होते हैं आ जाते हैं। तो इस तरह से प्लाज्मोडियम की जो 4 प्रजाति है, चारों प्रजाति से विभिन्न प्रकार के बुखार होते हैं, लेकिन नियमित अंतराल में 2 दिन 3 दिन के बाद बुखार आते हैं। लेकिन भारत में जो बुखार होते हैं, एक चीज़ बता देता हूं आपको, भारत में जो बुखार होते हैं मलेरिया, उसमें सर्वाधिक जो बुखार होते हैं प्लाज्मोडियम बाइवेक्स के द्वारा होते हैं, ठीक है। तो भारत में जो है सर्वाधिक मलेरिया बुखार जो होता है वह प्लाज्मोडियम बाइवेक्स के द्वारा होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि जब किसी जीव या व्यक्ति या मनुष्य को प्लाज्मोडियम या मलेरिया रोग हो गया तो उस रोग में मनुष्य में लक्षण क्या क्या दिखाई पड़ेंगे, जिसके आधार पर हमें डॉक्टर जो है दवाई देते हैं या इलाज करते हैं। तो हर एक रोगों का अपना अपना एक लक्षण होता है। तो आज हम मलेरिया के जो लक्षण हैं उसके बारे में भी आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका लक्षण क्या है, मलेरिया रोग के लक्षण। जब मलेरिया रोग किसी व्यक्ति में हो जाते हैं या प्लाज्मोडियम शरीर में प्रवेश कर जाता है तो लक्षण में क्या है, सबसे पहला जो लक्षण है शारीरिक कंपन के साथ तेज बुखार आना। जब मलेरिया रोग किसी व्यक्ति में होते हैं तो उसमें शारीरिक कंपन के साथ बुखार आता है, मतलब कपकपी, शरीर में पूरा कपकपी होता है। अब कैसे कपकपी होता है आगे जब हम प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कपकपी हमको मलेरिया रोग में क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। तो कपकपी के साथ तेज बुखार होगा, सिर दर्द एवं पेशियों में दर्द होगा, बहुत जोर से माथा दर्द करेंगे, शरीर की मांसपेशियां जो है दर्द महसूस करना शुरू हो जाएगा।
लाल रुधिर कण की संख्या में कमी होगा। मनुष्य के ब्लड में जो है रुधिर कण संख्या 50 लाख कण से भी अधिक होता है 1 घन मिलीलीटर में। तो इसकी जो संख्या है वह भी घटना शुरू हो जाएगा। अब इसकी संख्या जब घटना होगा तो हमारे और शरीर में कई समस्या उत्पन्न हो जाएंगे। चौथा जो इसका लक्षण है, प्लीहा का आकार बढ़ जाता है। प्लीहा जो आरबीसी का कब्रगाह कहे जाते हैं उसका आकार बढ़ जाता है, क्योंकि आरबीसी के कण क्या होते हैं, खत्म होने लगते हैं। रोगी को नियमित अंतराल में बुखार आता है, रुक रुक के बुखार आ रहा है, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, इस तरह से बार बार क्या आ रहा है, बुखार आ रहे हैं। तो इस रोग के प्रमुख लक्षण हो गए शारीरिक कंपन के साथ बुखार, सिर दर्द, रुधिर कण की संख्या में प्लीह का आकार बढ़ना, रोगी को नियमित रूप से बुखार आना। रोगी 3 और जब मलेरिया रोग होते हैं किसी व्यक्ति को तो उसमें 3 अवस्था से गुजरना होता है। उस रोगी को 3 अवस्था, पहला क्या अवस्था होता है, ठंडा अवस्था। जब शरीर पूरा ठंडा होगा, कंपन होंगे तो वह ठंड के साथ कपकपी होगा, ठीक है। फिर कभी कर क्या होगा, शरीर में कभी बुखार होगा, बहुत गर्म अवस्था होगा, सिर दर्द और तेज बुखार। जब गर्म अवस्था होंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, सिर में दर्द होंगे और तेज बुखार आता है। और तीसरी जो इसकी अवस्था है, पसीना आना। जब शरीर का तापमान कम जाएगा तो वैसी स्थिति में शरीर से पसीना निकलता है। तो मलेरिया रोग में रोगी के पास जो है, रोगी को जो है 3 अवस्था से होकर गुजरना होता है। एक ठंडा अवस्था, एक गर्म अवस्था, एक पसीना अवस्था। तीनों में अलग अलग लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो ये हम देखें कि मलेरिया रोग जब हो जाते हैं किसी व्यक्ति में तो उसमें लक्षण क्या है, और इन्हीं लक्षणों के आधार पर हमारे डॉक्टर जो है हमें दवाइयाँ देते हैं या हमारे इलाज करते हैं या हमें गोलियाँ खाने के लिए सलाह देते हैं, ठीक है। अब यदि हम लोगों को इन रोग हो गया है, इन रोग को हमको कंट्रोल करना है कि ज़्यादा ये मात्रा में यह रोग ना बढ़े, तो हमको क्या करना है, उसके नियंत्रण करना है। तो जो मलेरिया रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं उनको एक दवा दिया जाता है, कुनैन दवा, ठीक है। कुनैन दवा जो कि पेड़ पौधे जो होते हैं, जैसे सिनकोना पेड़ है उनकी छाल से यह तैयार किया जाता है कुनैन दवा, और यह दवा जो है मलेरिया के रोग में बहुत उपयोगी होता है। तो मलेरिया रोग से पीड़ित व्यक्ति को कुनैन दवा दिया जाना चाहिए, और यह दवा जो है सिनकोना पेड़ की छाल से बनती है। दूसरी जो प्रमुख दवा है इस रोग से बचने के लिए, उसका नाम है पेल्यूड्रीन। पेल्यूड्रीन है जो परजीवी की सभी अवस्था को नष्ट करता है। मतलब प्लाज्मोडियम जो है उसकी जितनी भी प्रजातियां हैं वह सभी जातियों को यह दवा क्या करता है, मारने का काम करता है। अब सभी जातियां यदि मर जाएगा तो सभी तरह का बुखार में यह क्या करेंगे, काम करेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। एक और है अंटेमिसिया नामक पौधे से अर्टिथिर नामक पदार्थ को निकालकर मलेरिया की दवा बनाई जाती है, ठीक है। अंटेमिसिया नामक पौधा है और उससे अर्टिथिर नामक पदार्थ को निकाला जाता है और उससे मलेरिया दवा बनाई जाती है, और यह दवा क्या होता है, मलेरिया रोग के नियंत्रण में उपयोगी होते हैं, ठीक है। अब मान लिया जाए हमको भविष्य में मलेरिया रोग ना हो, ठीक है, तो हम कैसे बच सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि मलेरिया से फैलने का जो प्रमुख कारण है मच्छर है, तो हम इनसे बच सकते हैं कैसे, तो मच्छरों को नष्ट कर देंगे। सबसे पहला कारण क्या है, मच्छर के कारण ही फैलते हैं इसका परजीवी, तो सबसे पहले मच्छरों को नष्ट करेंगे। मतलब गंदे स्थान पर जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में गंदगी जमा है या पानी जमा है, नाली हैं, वहाँ पे डीडीटी एवं किरोसिन का छिड़काव कर मच्छरों को नष्ट करना है। मतलब जो भी विधि हो केमिकल का प्रयोग करके मच्छरों को गंदे स्थानों पर से मारना है, ठीक है, क्योंकि गंदे स्थान में मच्छर ज़्यादा वृद्धि करते हैं। दूसरा है सोने के वक्त मच्छरदानी का प्रयोग करना है। जब भी आप सो रहे हैं, आपका खुली क्षेत्र इलाका है, ठीक है, आसपास में गंदगी है, तो मच्छरदानी का प्रयोग करें, क्योंकि मच्छरदानी से प्रयोग करके सोएंगे तो हम मच्छरों से बच सकते हैं। तीसरा जो इसका बचने का तरीका, शरीर पर मच्छर निरोधक क्रीम। बहुत सारे ऐसे बाज़ार में आजकल क्रीम उपलब्ध हो गए हैं, उसको यदि शरीर में लगा लेते हैं तो आपको मच्छर टच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यह सरसों का तेल भी यह इसी मच्छरों से बचने के लिए यह लाभकारी होता है, ठीक है। तो इस रोग से यदि आपको भविष्य में यह रोग ना हो तो इन सब चीज़ों का उपयोग करके आप मच्छर से या मलेरिया रोग से बच सकते हैं। तो ये था मलेरिया रोग के कारण, लक्षण और उसका मलेरिया रोग से बचने के उपाय। अब जो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं कि मलेरिया जो है उसकी जो परजीवी है प्लाज्मोडियम, उसका जीवन चक्र क्या होता है, मतलब वह वृद्धि करते कैसे। जैसे मनुष्य का जीवन की कई अवस्थाएं होती है, मनुष्य के जीवन की मुख्य रूप से 5 अवस्थाएं हैं, उसी तरह से जो प्लाज्मोडियम है, परजीवी प्लाज्मोडियम है, उसकी भी जीवन चक्र की कई अवस्थाएं हैं। तो इनकी जीवन चक्र को पूरा करने के लिए 2 पोषक चाहिए। पोषक मतलब 2 जीवों के शरीर में यह वृद्धि करते हैं। तो कैसे करते हैं इसके बारे में ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं,
ठीक है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। उधर यदि आप नहीं देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चीज़ को आप ध्यान से, यदि आप इसको लगातार शुरू से अंत तक आगे नहीं देख रहे हैं तो आप मलेरिया के परजीवी जो हैं उसका जीवन चक्र आपको समझ में नहीं आएगा और कैसे कौन सी अवस्था गुजरेगी आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि परजीवी प्लाज्मोडियम की कई अवस्थाएँ और अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग क्रिया करते हैं, जिससे हमारे शरीर में रोगों को बढ़ाता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि परजीवी जो प्लाज्मोडियम है इसका जीवन चक्र क्या है। ठीक है, इसी के बारे में हम डिस्कस करें। प्लाज्मोडियम बाइबोस को जीवन चक्र पूरा करने के लिए 2 पोषकों की जरूरत है। आपको बताया शुरू में है कि भारत में जो सर्वाधिक जो रोग होते हैं प्लाज्मोडियम बाइबोस के कारण होते हैं, और इसको जो जीवन चक्र को पूरा करने के लिए 2 पोषक चाहिए। एक पोषक तो इसका जो है प्रधान पोषक कहलाते हैं मनुष्य, और दूसरा इसका जो पोषक है मादा एनोफिलीज मच्छर। मतलब इन दोनों के शरीर में ही अपना पूरा लाइफ या पूरा करता है। ठीक है, अब कैसे करता है आगे हम जीवन चक्र में देखेंगे। मनुष्य में यह परजीवी अलैंगिक जनन प्रजनन तथा मच्छर में यह लैंगिक प्रजनन होता है। देखिए, परजीवी प्लाज्मोडियम से यदि आपको पूछ दिया जाए कि मनुष्य में किस तरह से जनन करते हैं, तो मनुष्यों में यह जनन होता है, यह अलैंगिक प्रजनन होता है, परंतु मच्छर के शरीर में यह लैंगिक प्रजनन करते हैं। आप जानते हैं कि अलैंगिक के लिए कोई जीवों की आवश्यकता नहीं, नर या मादा जो भी है वह दोनों विभाजित होकर 2 या 4 अधिक संख्या में विभाजित करते हैं। लेकिन मच्छरों में यह लैंगिक प्रजनन होता है, इसमें 2 जीव की जरूरत है, नर और मादा युग्मक की जरूरत पड़ता है, तब जाके यह क्या करते हैं, जनन करते हैं। तो ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया कि मनुष्य में अलैंगिक प्रजनन एवं मच्छर में यह लैंगिक प्रजनन के द्वारा अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। ठीक है, अगला है कि मादा एनोफिलीज के लार ग्रंथियों में इसकी संक्रमित अवस्था स्पोरोजोइट है। अब देखिए, मच्छर के शरीर में तो यह वृद्धि करते हैं, लेकिन इसकी संक्रमण अवस्था मतलब जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं तो उस संक्रमण अवस्था को बोला जाता है स्पोरोजोइट। तो पूछा जाएगा कि प्लाज्मोडियम परजीवी की जो संक्रमक अवस्था है वह कौन सा अवस्था है, तो स्पोरोजोइट। जैसे बताया कि मनुष्य की जो है 5 अवस्था, उसमें सबसे पहली जो संक्रमण अवस्था है स्पोरोजोइट। अब हजारों की संख्या में रहते हैं। मादा एनोफिलीज के लार ग्रंथियों में इसकी संक्रमित अवस्था स्पोरोजोइट हजारों की संख्या में रहते हैं। जब यह संक्रमित मच्छर मनुष्य का रुधिर चूसता है, मतलब कोई भी संक्रमित मच्छर मनुष्य को काटता है तो वह रुधिर चूसता है। तो जब रुधिर चूसता है तो यह स्पोरोजोइट, जिसका आकार हंसिए के आकार का होता है, यह स्पोरोजोइट मनुष्य के रुधिर में लार के साथ प्रवेश कर जाता है। मतलब कहें कि जब संक्रमित मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके लार के साथ मनुष्य के ब्लड में यह चलाता है। कौन सा, तो उसकी अवस्था कौन सा हुआ, संक्रमित स्पोरोजोइट। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नीट में कई बार आ चुके हैं। तो संक्रमित अवस्था स्पोरोजोइट मनुष्य के लार के सहायता से मनुष्य के रक्त में आ जाता है। आरबीसी एवं यकृत में इसका साइजोनिक अवस्था। अब देखिए, लार में पहले ब्लड में आया, ब्लड के बाद फिर जाएगा कहाँ पे, यकृत में जाएगा, फिर यकृत से वापस आता है आरबीसी में। तो इस बीच क्या होता है, इसकी एक और अवस्था पूरा होता है, उस अवस्था को बोला जाता है साइजोगोनी अवस्था। ठीक है, और आरबीसी में इसका फिर आ जाता है, जब वापस पहले जाता है यकृत में, फिर वहाँ से आते हैं मेरोजॉइंट आरबीसी में आके इसकी अवस्था पूरा होता है मेरोजॉइंट अवस्था होता है। एवं आरबीसी में हीमोग्लोबिन टूटकर हीमोजॉइन में बढ़ता है। जब वापस फिर आरबीसी में आते हैं तो हीमोग्लोबिन को वह तोड़ देता है और हीमोजॉइन में बदल देता है हीमोग्लोबिन को तोड़ के, क्योंकि हमारा जो रक्त होते हैं लाल होते हैं, तो लाल होने के कारण क्या है, हीमोग्लोबिन। तो इसमें हीमो और ग्लोबिन प्रोटीन होते हैं, दोनों मिल के होते हैं। तो ग्लोबिन प्रोटीन का वह भोजन के रूप में यूज करके हीमो को हीमोजॉइन में बदलता है, और हीमोजॉइन के कारण ही हीमोजॉइन एक जहरीला पदार्थ होते हैं। हीमोजॉइन के कारण ही मनुष्य को कंपन के साथ तेज बुखार आता है। ये मैं आपको संक्षेप में स्टेप में कुछ भाषाओं में बताया कि हमारे शरीर में मलेरिया आते हैं किस तरह से, किस तरह। तो अभी बताया कि मैं मादा जो एनोफिलीज मच्छर के शरीर में होते हैं और मनुष्य के शरीर में इसका वृद्धि होता है, पोषक इसके प्रमुख हो गए। लेकिन इसकी कई अवस्था है प्लाज्मोडियम की, तो कई अवस्था में 2-3 अवस्था का नाम तो आप देख ही लीजिए। एक है स्पोरोजोइट, मेरोजॉइट, साइजोनी। ये सब क्या है, मच्छरों की जो प्लाज्मोडियम है उसकी अवस्था है, जो अलग अलग अवस्था में जो है वह वृद्धि करते हैं। तो इन्हीं अवस्था को अब हम एक चक्र के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, जब मादा एनोफिलीज मच्छर जब किसी मनुष्य को काटते हैं तो उसकी लार में जो प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट अवस्था है वह मनुष्य के रुधिर में आ जाता है। ठीक है, मनुष्य के रुधिर में आ जाता है।
ठीक है, उसके लार के सहायता से मनुष्य के रुधिर में आएगा। अब मनुष्य के रुधिर से यह चला जाता है यकृत के पास। अब यकृत के पास जाता है क्यों? क्योंकि यकृत के पास जो होता है ग्लाइकोजेन, यकृत के पास क्या होते हैं? ग्लाइकोजेन का भंडार होते हैं। यकृत के नीचे जो डायाफ्राम होते हैं उसमें ग्लाइकोजेन का भंडार होता है और इसका प्रमुख भोजन जो प्लाज्मोडियम है उसका ग्लाइकोजेन है। तो यकृत में जाने के बाद यह ग्लाइकोजेन का उपयोग किया और यह वृद्धि कर गया, बड़ा हो गया। तो बड़ा होने के बाद इसकी जो अवस्था कहलाता है साइजोंट अवस्था कहलाता है। मतलब ग्लाइकोजेन का जब यह यूज किया, उपयोग किया, तो इसकी अवस्था क्या कहलाती है? साइजोंट अवस्था कहलाती है। अब साइजोजेंट क्या किया? भरपूर मात्रा में ग्लूकोज का भी खंडन किया, ग्लाइकोज का उपयोग किया भोजन के रूप में। तो यह कई छोटे छोटे खंडों में टूट गया। मतलब बताया ना कि मनुष्य में यह अलैंगिक जनन वृद्धि करते हैं, तो यह विभाजित हो गया, इसमें बहुविखंडन हो गए। साइजोंट अवस्था जो बनाया था प्लाज्मोडियम के, उसमें बहुविखंडन हुआ और यह कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। अब इस अवस्था को बोला जाता है मीरोजॉइंट। ठीक है, ये मीरोजेंट बोला था। लेकिन यह जो विखंडित हुए, सभी खंडों में विभाजित हुआ, इन खंडित पार्ट को बोला गया साइजोगोनी। समझ में आ रहा है? जब साइजोंट अवस्था विभाजित होकर कई खंडों में बट गए तो उसको बोलेंगे साइगोनी, साइगोनी। और यह अवस्था कहलाता है मीरोजॉइंट कहलाता है। अब मीरोजेंट अवस्था हो गया। अब यहाँ से फिर चलेगा कहाँ? यकृत की कोशिका में चला गया। ठीक है, यहाँ यकृत के पास क्या होते हैं? यकृत में जाएगा, यकृत से फिर चला आएगा कहाँ पे? रक्त में आ जाएंगे। यकृत से जाने के बाद कहाँ पे आएगा? यकृत में तो था ही, वहाँ से तोड़ के बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद फिर क्या हो जाएंगे? रक्त में आएंगे। पहले क्या हुआ? सबसे पहले मनुष्य के रक्त में आया, वहाँ से गया लीवर में, गया लीवर में जाके वृद्धि हुआ, साइजोनी अवस्था हुआ, फिर उसकी कोशिका को तोड़ दिया, फिर बाहर आ गया। बाहर आया कहाँ पे? तो रक्त में आ जाएंगे। अब रक्त के भी आएगा तो रक्त के अंदर हम लोग जानते हैं कि आरबीसी है, तो आरबीसी के अंदर चले गए। रक्त के अंदर आरबीसी में आ गया, आरबीसी के पास आया तो आरबीसी के पास क्या? हीमोग्लोबिन है। आरबीसी के पास क्या है? हीमोग्लोबिन है। ठीक है, जिसके कारण हमारा खून जो है लाल होते हैं। तो हीमोग्लोबिन का जो प्रोटीन है ग्लोबिन, उसका वह भोजन के रूप में उपयोग कर लिया। कौन? प्लाज्मोडियम। हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन प्रोटीन का भोजन के रूप में उपयोग किया। ठीक है, जब भोजन के रूप में उपयोग किया तो यह जो प्लाज्मोडियम की जो साइजोनी अवस्था था वह बन गया क्रिप्टोमीरोजॉइंट अवस्था में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इधर भी देखिए हम बताया कि साइजोंटी अवस्था में क्या था? एक कोशिका था, यह बहुविखंडन होकर बना गया, साइजोनी बना गया और यह भोजन प्राप्त किया, ग्लाइकोजन को ग्रहण किया तो बना दिया कौन सी अवस्था? तो यह अवस्था ही कहलाएगा क्रिप्टोमीरोजॉइंट, जो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। तो यह जब कोशिका खाने के बाद बड़ा हो गया, कहाँ पे बड़ा हुआ? तो यकृत में हुआ, क्योंकि यकृत में ही इसको क्या मिल गया? ग्लाइकोजन मिल गया। तो ग्लाइकोजन में जब मिल गया फिर वहाँ पे ग्लोबिन प्रोटीन मिल गया तो यह वृद्धि करके बड़ा हो गया। बड़ा हो गया तो क्या कहलाएगा? यह क्रिप्टोमीरोजॉइंट कहलाएगा। ठीक है, अब क्रिप्टोमीरोजॉइंट में क्या होगा? विभाजन होंगे, यह वृद्धि करेगा। ठीक है, वृद्धि करने के बाद यह क्या बनाएंगे? युग्मक बनाएगा। जब क्रिप्टोमीरोजॉइंट कोशिका है, यह सब क्या होंगे? यह सब जो हो रहा है ब्लड में हो रहा है और ब्लड से यह क्या करेगा? बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद यह बनाएगा युग्मक। ठीक है, कौन युग्मक बना रहे हैं? तो प्लाज्मोडियम जो है ब्लड के आरबीसी से बाहर आ गया, क्योंकि वहाँ पे ग्लोबिन प्रोटीन का यूज कर लिया। बचा क्या? हीमो बचा। हीम मतलब क्या हुआ? आयरन बचे, तो आयरन को तोड़ दिया, तोड़ने के बाद बना दिया क्या? हीमोजोइन। अब देखिए यहाँ पे बताया कि आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन था वो ग्लोबिन प्रोटीन का यूज करके वह वृद्धि हो गया। वृद्धि होने के बाद क्या बन गया? क्रिप्टोमीरोजॉइंट अवस्था में बन गए। और जो बच गया हीमोग्लोबिन, अब हीम को क्या किया? कई टुकड़ों में बांट दिया गया तो हीमोजोइन नामक पदार्थ बनाया। ग्लोबिन तो भोजन के रूप में कर दिया, बचा हीमो, तो हीमो को तोड़ के बना दिया हीमोजोइन। अब हीमोजोइन के कारण ही ऊपर में बताया आपको कि तेज कपकपी के साथ बुखार आता है। कैसे आते हैं? कि जब हीमोजोइन बन जाता है तो यह कोशिका से बाहर निकलते हैं, मतलब ब्लड कोशिका से आरबीसी से यह बाहर निकल जाता है।
या बाहर निकाल दिए जाते हैं। और जब बाहर निकलेंगे तो बाहर में क्या होंगे, मसल्स होंगे, मांसपेशी होगा, और मांसपेशियों में क्या करते हैं, शीतलन और संकुचन उत्पन्न करते हैं। मतलब उसको शीतलन और संकुचन के लिए प्रेरित करता है, जिसके कारण हमें कपकपी और तेज बुखार के साथ कपकपी महसूस होता है। तो यह सब अवस्था आरबीसी में हो रहा है। लेकिन आरबीसी में जब क्रिप्टोमिरो जॉइंट बना तो फिर वहाँ से यह बाहर निकला, बाहर निकाल के यह क्या बनाया, एक प्रकार का युग्मक बन गया। अब यह कहाँ बन रहा है, तो मनुष्य के यह सब लीवर ब्लड में बन रहे हैं, आरबीसी में बन रहे हैं। तो यह आरबीसी में ही युग्मक बना। लेकिन सपोज मानिए कि दोबारा कोई मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर उसी रोगी को काट लिया संयोग रूप से, तो अब काटेगा तो मनुष्य के रक्त में क्या है, युग्मक है, बहुत मात्रा में युग्मक बन गए हैं मनुष्य के रक्त में। तो रक्त से क्या लगेगा, वह चूसेगा खून को ही, तो खून को चूसने के बाद फिर वापस कहाँ पे आ गए, मादा एनोफिलीज मच्छर। यहाँ से देखिए कि जब क्रिप्टोमिरो जॉइंट क्या किया, कई प्रकार के युग्मक बनाया, कहाँ पे, आरबीसी में बनाया। और पुनः कोई मादा एनोफिलीज मच्छर जब फिर काट लिया कोई मनुष्य को, रोगी मनुष्य को जिसके पास क्रिप्टोमिरो जॉइंट और युग्मक था, तो उसके आरबीसी से आ गया मादा के शरीर में आ गया क्या, युग्मक आ गए। अब युग्मक आया तो अब युग्मक को तो चाहिए वृद्धि, तो वृद्धि कहाँ करें, मादा के शरीर के अमाशय में यह वृद्धि करते हैं। तो मादा एनोफिलीज मच्छर के अमाशय में आ गया क्या, युग्मक आ गया। और युग्मक जब आ जाएगा तो उसको क्या चाहिए, निषेचन चाहिए। युग्मक आ गया तो मादा के शरीर में अमाशय में यह क्या होता है, निषेचन क्रिया होता है। निषेचन क्रिया होने के बाद यह बनाएगा युग्मनज। जब निषेचन क्रिया होंगे तो फिर बनेगा युग्मनज। और युग्मनज जब बन जाते हैं तो उसको बोला जाता है उकायनीटी। उकायनीटी मतलब ये हो गया युग्मक, ठीक है, निषेचन क्रिया बना, ठीक है, इसके बाहर एक लेयर बन गए, यह हो गया युग्मनज। तो इसको बाहरी लेयर को बोलते हैं क्रिस्ट, ठीक है, बाहरी लेयर को क्रिस्ट बोलते हैं। उसके और एक लेयर होते हैं, उसको उसिट या क्रिस्ट बोला जाता है। और इसके भीतर जो युग्मनज है उसको बोलते हैं उकायनीटी। अब उकायनीटी भी क्या करेंगे, विखंडन करेंगे, बहुत सारा विखंडन करेंगे। बहु विखंडन होगा तो इसके भीतर क्या होगा, बहु विखंडन होगा तो बहुत सारे न्यूक्लियस का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि एक कोशिका विभाजित होकर एक से अधिक न्यूक्लियस का निर्माण कर रहे हैं, तो बहु विखंडन हुआ। बहु विखंडन के बाद क्या होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। जब बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे तो इसका जो क्रिस्ट हैं या बाहरी आवरण होते हैं क्रिस्ट, यह फट जाएगा, ब्रस्ट करेंगे, टूटेंगे। और टूटने के बाद सारा न्यूक्लियस क्या आ जाएगा, फिर बाहर आएंगे। बाहर मतलब शरीर के बाहर नहीं, यह कहाँ पा जा रहे हैं, मादा एनोफिलीज मच्छर के शरीर से अमाशय से निकलने के बाद उसके लार में आ गए, ठीक है। लार में आके ये क्या किया, ब्रस्ट किया, और सभी जो बाहर निकले तो यह अवस्था क्या कहलाएगा, स्पोरोजोइट। और शुरू में ही बताए हम आपको कि मादा एनोफिलीज के शरीर में जो संक्रमित अवस्था प्रोटोजोआ का होता है स्पोरोजोइट। अब यह मच्छर फिर किसी मनुष्य को काटा तो उसके लार से आ गया मनुष्य के रक्त में। तो इस तरह से मनुष्य में और मादा एनोफिलीज मच्छर में जो प्लाज्मोडियम है उसका जीवन चक्र चलता रहता है, ऐसी क्रिया होता है। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को आज का जो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण था, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया। यदि आप लोगों को अच्छी समझ में आया तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।